Namaskar and welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will do a study of the age of Elizabeth, development of drama, playwrights of the age. तो इस एज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के साथ ही क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. लेट अस सी द सेकेंड वीडियो ऑफ द एलिजाबेथन एज विच इज़ ऑन ड्रामा. फर्स्ट टॉपिक इज़ हियर फॉर टुडे, क्लासिकल इन्फ्लुएंस अपॉन द ड्रामा. तो ड्रामा पर जो क्लासिकल इन्फ्लुएंस है वो देखेंगे. द रिवाइवल ऑफ लैटिन लिटरेचर हैड अ डिसाइडेड इन्फ्लुएंस अपॉन द इंग्लिश ड्रामा एज इट डेवलप्ड फ्रॉम द मिरेकल प्लेस. तो जो लैटिन लिटरेचर का रिवाइवल हुआ उसकी वजह से इंग्लिश लिटरेचर भी काफ़ी इफेक्टेड रहा, क्योंकि इसका जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो मिरेकल प्लेस से. Seneca was the favorite Latin author and all his tragedies were translated into English between 1559 and 1581. तो लैटिन जो ऑथर थे उसमें सबसे फेवरेट थे सेनेका, और उनके जितने भी ट्रेजिडीज थी उसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया. कब से कब तक? 1559 से 1581 तक. This was the exact period in which the first English playwrights were shaping their own ideas. और ये वही पीरियड था 1559 to 1581 वाला, जब इंग्लिश जो प्लेराइट्स थे एट द टाइम के, वो अपने आइडियाज़ को क्या दे रहे थे, एक फॉर्म दे रहे थे, एक रूप दे रहे थे. धीरे धीरे मिस इंग्लिश ड्रामा का धीरे धीरे एक पर्टिकुलर रूप स्टार्ट हुआ और इस तरह से डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुआ. But the savor simplicity of the classical drama seemed at first only to hamper the exuberant English spirit. लेकिन जो simplicity थी क्लासिकल ड्रामा का, वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट रहने वाला था इंग्लिश ड्रामा पे लंबे समय तक. कहीं ना कहीं इंग्लिश ड्रामा को अपना ओरिजिनल फॉर्म तो लेना ही था, जिसे आगे चल के हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में. नेक्स्ट टॉपिक है ड्रामेटिक यूनिटीज़. ड्रामेटिक यूनिटीज़ काफ़ी फेमस टर्म है, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, तो देख लीजिए क्या होता है. इन द क्लासिक प्ले द सो कॉल्ड ड्रामेटिक यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन वर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड. जो भी क्लासिकल प्लेस होते थे उसमें ड्रामेटिक यूनिटीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाता था. और ड्रामेटिक यूनिटीज़ क्या होते थे? यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन. Time and place must remain the same. The play could represent a period of only a few hours, and whatever action was introduced must take place at the spot where the play began. अब ऐसा कहा जाता था कि ड्रामेटिक यूनिटीज़ को फॉलो करना होता था और टाइम और प्लेस को तो बिल्कुल सेम रखा जाता था. सेम टाइम फ्रेम में जो भी प्ले था उसको प्रेजेंट किया जाता था, और इस वजह से जो प्लेस होते थे वो कुछ घंटों के होते थे. और वॉट एवर एक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और जो भी एक्शन उस ड्रामा में दिखाया जाता था वो भी एक ही जगह पे होता था. ऐसा नहीं कि सीन चेंज किया जाता था. तो सेम लोकेशन पे वो एक्शंस, जो भी एक्शंस होते थे, वन बाय वन एक्शन वो सेम लोकेशन पे होता था, और टाइम फ्रेम भी सेम पीरियड होती थी, बस कुछ आवर्स की. The classic drama also drew a sharp line between tragedy and comedy, often being rigorously excluded from serious representations. अब जो क्लासिकल ड्रामा होते थे उसमें क्या था? उसमें एक क्लियर लाइन था ट्रेजेडी और कॉमेडी के बीच में, जो डिवाइड करता था दोनों को एक दूसरे से. और इस वजह से जो भी ट्रेजेडी होती थी क्लासिकल ड्रामा की, उसमें से फन नाम का कोई चीज़ नहीं होता था. मतलब जो कॉमेडी का टोन होता था या कॉमेडी की पॉइंट होती थी, फन होती थी, वो बिल्कुल अलग रखा जाता था. ट्रेजेडी में बिल्कुल इंक्लूड नहीं होता था कॉमेडी का कोई भी पॉइंट. तो इस तरह से आपने देखा कि जो क्लासिकल ड्रामा होता है उसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी बिल्कुल अलग अलग सेपरेट होती है, वो मिक्स नहीं होती है. और वही चीज़ इंग्लिश में ड्रामा में नहीं होता है. इंग्लिश ड्रामा में दोनों चीज़ मिक्स करके प्रेजेंट किया गया लेटर ऑन. देख लीजिए क्या है. The English drama, on the other hand, strove to represent the whole sweep of life in a single play. अब इंग्लिश ड्रामा में क्या होता था? पूरी लाइफ जो सर्किल होती थी या लाइफ स्पेन होता था उसको प्रेजेंट किया जाता था एक नाटक में.
द सीन चेंज रैपिडली एंड विगोरस एक्शन फिल्ड द स्टेज बिफोर द आइज ऑफ द स्पेक्टेटर्स। और सीन जो है रैपिडली चेंज होता है, अभी यहाँ का सीन हो जाएगा, अभी किसी जो एक्टर हैं उनके घर का सीन हो जाएगा, अभी ऑफिस का, अभी मार्केट का, इस तरह से सीन चेंज होते रहते हैं, जस्ट लाइक आजकल के बॉलीवुड की मूवीज़ में। और जो एक्शंस भी होते हैं वो स्पेक्टेटर जो होते हैं, ऑडियंस होते हैं, उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है। मोर ओवर सिंस द वर्ल्ड इज़ ऑलवेज लॉफिंग एंड ऑलवेज क्राइंग एट द सेम मोमेंट। और साथ ही जो प्ले में एक्टर्स होते हैं, जो भी सीन प्रेजेंट किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ ट्रेजिक सीन होता है, उसमें कॉमेडी भी होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पूरी लाइफ स्पेन में कोई बस रोता रहे या कोई बस हंसता रहे, क्योंकि सुख और दुख जो होते हैं वो तो लाइफ के मोमेंट्स होते हैं, और दैट इज़ हर किसी के लाइफ में वो ज़रूर मिलने को देखता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो लाइफ होती है, लोगों के रियल लाइफ में जो चीज़ें हो पॉसिबल होता है, उसी चीज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है इंग्लिश ड्रामा में। ट्रेजेडी एंड कॉमेडी प्रेजेंटेड साइड बाय साइड एज दे आर इन लाइफ इटसेल्फ। तो इस वजह से जो ट्रेजेडी और कॉमेडी है वो साथ साथ चलते हैं इंग्लिश ड्रामा में। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट है। द थिएटर, तो एलिजाबेथन टाइम के थिएटर के बारे में देख लेते हैं। इन द ईयर, यहाँ में स्प्रिंट हो गया, 1 होना चाहिए, 2 हो गया है। तो 1574 और रॉयल परमिट टू लॉर्ड Leicester's actors allowed them to give plays anywhere throughout the realm of England, and this must be regarded as the beginning of the regular drama. तो 1574 में क्या होता है, एक रॉयल परमिट मिलता है लॉर्ड लेसेस्टर्स के जो एक्टर्स होते हैं उनको, कि वो इंग्लैंड में कहीं भी वो परफॉर्म कर सकते हैं अपने प्लेस को। और इस तरह से ऐसा माना जाता है कि यही वो टाइम पीरियड था जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर में रेगुलर ड्रामा की स्टार्ट होती है। 2 years later, the first playhouse known as the theatre was built for these actors by James Burbage in Finsbury Fields, just north of London. तो इसी के 2 साल बाद, 1574 के 2 साल बाद, पहला प्ले हाउस जिसे थिएटर के रूप में जाना गया, उसे बिल्ड किया गया किसके द्वारा? जेम्स बर्बेज के द्वारा। कहाँ पे? लंदन के नॉर्थ में फिन्सबरी फील्ड्स में। और किसके लिए? इन्हीं एक्टर्स के लिए। इट वॉज इन दिस थिएटर दैट शेक्सपियर प्रोबेबली फाउंड एम्प्लॉयमेंट व्हेन ही फर्स्ट केम टू द सिटी। और ऐसा कहा जाता है कि शायद यही वो थिएटर रहा होगा जब शेक्सपियर फर्स्ट टाइम लंदन में पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ पे अपना जॉब पाया, एक्टिंग का वर्क करना शुरू किया। क्योंकि शेक्सपियर ने भी पहले एक्टिंग का ही काम करना शुरू किया, देन ही बिकेम प्ले राइट। शेक्सपियर्स प्रीडिसेसर्स इन द ड्रामा, तो देख लेते हैं शेक्सपियर के पहले वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट रहे हैं, वो ऑथर्स रहे हैं। द रेगुलर प्ले राइट्स कीड नैश, लिली, Pale, Green and Marlowe brought the English drama to the point where Shakespeare began to experiment upon it. तो ये जो प्लेराइट्स थे, कीड नैश, लिली पेल और ग्रेन मार्लो, ये लोग वो ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया इंग्लिश ड्रामा का, और जिस पर लेटर ऑन शेक्सपियर ने आके अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स इन लोगों ने एक रास्ता दिखा दिया शेक्सपियर के लिए, और जिस पर शेक्सपियर ने चलकर इंग्लिश ड्रामा को और इंग्लिश लिटरेचर को काफ़ी आगे बढ़ाया। Each of these playwrights added or emphasized some essential elements in the drama which appeared later in the work of Shakespeare. तो इनमें से सभी प्लेराइट्स ने क्या किया कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है ड्रामा में इंक्लूड किया, और वो एलिमेंट्स लेटर ऑन शेक्सपियर के वर्क में देखने को मिला। Thus, John Lilly, 1554 to 1606, who is now known chiefly as having developed the pernicious literary style called Euphuism, is one of the influential of the early dramatists. अब जॉन लिली के बारे में यहाँ बताया गया है कि उन्होंने एक तरह का पर्निशियस जो लिटरेरी स्टाइल है उसको डेवलप किया, जिसका नाम रखा गया यूफिज्म। ये टर्म दिया गया है उस स्टाइल को, पर्निशियस लिटरेरी स्टाइल को। और इसका जो इन्फ्लुएंस रहा, इफेक्ट रहा, वो जो अर्ली ड्रामेटिस्ट थे उस पीरियड के, उन पे बहुत अच्छा रहा। हिज कोर्ट कॉमेडी आर रिमार्केबल
for their witty dialogue and for being first place to aim definitely at unity and artistic finish. इनके जो कोर्ट कॉमेडी थे उसमें जो भी डायलॉग्स वगैरह होते थे वो बहुत ही विटी होते थे और कहीं ना कहीं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे और इस तरह से फर्स्ट प्लेस टू एम डेफिनेटली एट यूनिटी एंड आर्टिस्टिक फिनिश। और ऐसा माना गया है कि पहला वो प्ले बन गया जॉन लिली का जिसमें यूनिटी और आर्टिस्टिक फिनिश को भी प्रेजेंट किया गया है। मीन्स एक तरह से ड्रामा अपने परफेक्ट फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया था। Thomas Kit's Spanish tragedy 1585 first gives the drama or rather the melodrama of passion copied by Marlowe and Shakespeare। तो किड्स की जो स्पेनिश ट्रेजेडी थी काफ़ी फेमस वर्क है। 1585 में ये वर्क आया था और इसको ड्रामा कहा जाता है और ड्रामा के साथ साथ ये मेलो ड्रामा भी है जिसमें पैशन को प्रेजेंट किया गया है। और इनकी जो मेलोड्रामा की क्वालिटी थी स्पेनिश ट्रेजेडी में इसको लेटर ऑन मार्लो और शेक्सपियर ने कॉपी किया, क्योंकि मार्लो ने तो कॉपी किया और मार्लो के अंडर में शेक्सपियर ने भी अपनी एक्टिंग कैरियर स्टार्ट की थी, तो मार्लो का इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है शेक्सपियर पर। दिस वॉज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द अर्ली एलिजाबेथन प्लेस। इट वॉज रिवाइज्ड अगेन एंड बेन जॉनसन इज सेड टू हैव रिटन वन वर्जन एंड टू हैव एक्टेड द चीफ पार्ट ऑफ हीरोनिमो। तो स्पेनिश ट्रेजेडी जो थे अर्ली एलिजाबेथन प्लेज में सबसे पॉपुलर रहा है और इसको बार बार रिवाइज किया गया है। बेन जॉनसन जिन्होंने राइट किया है इसी वर्जन को नए फॉर्म में राइट करने की कोशिश की है और उसमें बेन जॉनसन ने एक्टिंग भी किया है और बेन जॉनसन के उस वर्क को उन्होंने नाम दिया है हीरोनिमो। मीन्स हीरोनिमो जो है वो स्पेनिश ट्रेजेडी से प्रभावित है। एंड रॉबर्ट ग्रीन 1558 to 1592 plays the chief part in the early development of romantic। तो रॉबर्ट ग्रीन जो थे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था रोमांटिक कॉमेडी को डेवलप करने में। एंड गिव्स सम एक्सेलेंट सीन्स ऑफ इंग्लिश कंट्री लाइफ इन प्लेस लाइक फ्रायर बेकन एंड फ्राइड बन गए। और इन्होंने जो इंग्लिश कंट्री लाइफ है विलेज लाइफ है उसकी से रिलेटेड जो एक्सेलेंट सीन से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जैसा कि इन्होंने अपने वर्क फ्रायर बेकन एंड फ्राइड बर्नगे में करने की कोशिश की है। मेथड्स ऑफ द अर्ली ड्रामेटिस्ट। तो देख लेते हैं इनके मेथड्स क्या थे अर्ली ड्रामेटिस्ट के एलिजाबेथन पीरियड के। इवन अ ब्रीफ ग्लांस एट द लाइफ एंड वर्क ऑफ दिस फर्स्ट प्ले राइट शोज 3 noteworthy थिंग्स विच हैव अ बियरिंग ऑन शेक्सपियर्स कैरियर। तो ऐसा कहा जाता है कि 3 इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इन्होंने प्रेजेंट किया है ये अर्ली ड्रामेटिस्ट ने और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं शेक्सपियर के कैरियर पर भी रहा। तो देख लेते हैं वो 3 कौन सी नोटवर्दी थिंग्स है। फर्स्ट वन इज दिस मेन वर यूजुअली एक्टर्स एज वेल एज ड्रामेटिस्ट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात थी कि ये जो अर्ली ड्रामेटिस्ट थे वो सिर्फ ड्रामेटिस्ट ही नहीं थे, वो एक्टर्स भी थे। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी करियर जो है एक्टर्स के फॉर्म में स्टार्ट की। देन लेटर ऑन उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, जो ड्रामा है वो लिखना स्टार्ट कर दिया। दे न्यू द स्टेज एंड ऑडियंस एंड इन राइटिंग देयर प्लेस दे रिमेंबर नॉट ओनली द एक्टर्स पार्ट बट ऑल्सो द ऑडियंसेस लव फॉर स्टोरीज एंड ब्रेव स्पेक्टिकल्स। तो जब ये लिखते थे अपना प्ले तो ये अच्छे से जानते थे कि स्टेज क्या होता है, ऑडियंस क्या होते हैं, और साथ ही ये सिर्फ एक्टर्स के पार्ट के हिसाब से ड्रामा को नहीं लिखते थे, इस हिसाब से भी लिखते थे कि ऑडियंस की क्या डिमांड हो सकती है या ऑडियंस को किस तरह का स्टोरी जो है उनको पसंद है या किस तरह की चीज़ें या किस तरह का ड्रामा वो देखना पसंद करते हैं। तो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने प्ले को राइट करते थे और साथ ही कैरेक्टर जो होते थे उस पर तो फोकस करते ही करते थे। इसी वजह से इन लोगों के कैरेक्टर्स काफ़ी हाईलाइटेड होते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट। Their training began as actors, then they revised old plays and finally became independent writers। तो इन लोगों ने अपनी पहली कैरियर स्टार्ट की एक्टर्स के फॉर्म में, फिर वो लोग एक्टिंग करते करते उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया जो ओल्ड प्लेस थे उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने अपनी खुद की जो प्लेस है वो लिखना स्टार्ट कर दिया एज ए इंडिपेंडेंट राइटर्स। थर्ड पॉइंट इज हियर they often work together, probably as Shakespeare worked with Marlowe and Fletcher, either in revising old plays or in creating new ones।
हाँ, सबसे बड़ी खासियत इन अर्ली ड्रामेटिस्ट की ये भी थी कि वो आपस में मिलकर काम किया करते थे, क्योंकि एक्टिंग करते थे तो एक दूसरे को डेफिनेटली जानते ही थे और इस वजह से आपस में मिलकर वर्क करते थे और इस वजह से इनकी वर्क और भी अच्छे होते थे। जैसा कि शेक्सपियर ने मार्लो और फ्लेचर के साथ मिलकर काम किया है, चाहे वो नए जो प्लेस है उसको रिवाइज करने का काम हो या फिर नए प्लेस को लिखने का काम हो, दोनों ही कंडीशन में ये लोग साथ मिलकर वर्क करते थे। तो इसकी वजह से भी एट दैट पीरियड क्या होता है, इंग्लिश ड्रामा जो है बहुत रैपिडली ग्रो करता है। यही वजह है इंग्लिश ड्रामा के रैपिडली ग्रो करने का कि वहाँ पे राइटर्स की एक ग्रुप इकट्ठा होके और जब किसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली सक्सेस फास्ट मिलता है। और वैसा ही कुछ इन लोगों ने किया था अर्ली ड्रामेटिस्ट ने। अर्ली ड्रामेटिस्ट में से क्रिस्टोफर मार्लो का नेम काफ़ी फेमस है, तो थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। 1564 टू 1593 इनकी लाइफ स्पेन काफ़ी बहुत ही शॉर्ट रही है और उसकी वजह भी हम आगे बताएंगे क्यों ऐसा रहा है। मार्लो वन ऑफ द मोस्ट सजेस्टिव फिगर्स ऑफ द इंग्लिश रेनेसा। तो मार्लो इज़ वन ऑफ द, यहाँ पे इज़ रहेगा, इज़ वन ऑफ द मोस्ट सजेस्टिव फिगर। तो ये इंग्लिश रेनेसा के सबसे सजेस्टिव फिगर में से यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फिगर में से एक थे एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्रीडेसेस। और शेक्सपियर के जितने भी प्रीडेसेस रहे हैं उसमें सबसे ग्रेट मार्लो को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क तो नहीं लिखा, कुछ ही लिखा, लेकिन उस कुछ ही वर्क में बहुत ही ये पॉपुलर हो गए, बहुत ग्रेट हो गए। जस्ट लाइक किड्स ने अपनी बस 5 ईयर्स दिया था अपनी लाइफ का राइटिंग में और उसी से किड्स पॉपुलर हो गए रोमांटिक पोएट्स में, तो वैसे ही मार्लो भी पॉपुलर हो गए अर्ली एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट में। द ग्लोरी ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामा डेट्स फ्रॉम हिज टेम्बुलेन 1587। ही वॉज ओनली 23 ईयर्स। और ऐसा कहा जाता है कि जो एलिजाबेथन ड्रामा की ग्लोरी है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मार्लो के टेम्बुलेन से। और इनकी टेम्बुलेन कब आती है, 1587 में, और उस समय मार्लो की एज जस्ट 23 ईयर से। सोचिए इतनी कम एज में आज की डेट में लोग पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं या जॉब के चक्कर में पड़े रहते हैं, नथिंग दे कैन डू, बट उस एज में मार्लो ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। Marlowe was born in Canterbury only a few months before Shakespeare. He was the son of poor shoemaker, but through the kindness of a patron, was educated at the town grammar school and then at Cambridge. मार्लो जो थे इनका जन्म कैंटरबरी में होता है और इनका जन्म शेक्सपियर के जन्म से कुछ मंथ पहले ही होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके और शेक्सपियर में। इनके फादर बहुत ही गरीब थे, शूमेकर थे, लेकिन इनकी पढ़ाई हो पाती है कोई पैटर्न था जिन्होंने इनकी पढ़ाई में थोड़ी सी सपोर्ट कर दी। इस वजह से टाउन ग्रामर स्कूल में इन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट की और लेटर ऑन कैम्ब्रिज में, इसीलिए यूनिवर्सिटी वेट्स ये भी कहे जाते हैं। इन 5 years while Shakespeare was serving his apprenticeship, Marlowe produced all his great work। और सिर्फ वो 5 साल का टाइम फ्रेम था जिसमें मार्लो ने अपने ग्रेट वर्क को प्रोड्यूस किया और उस समय मार्लो के अंडर में शेक्सपियर काम करते थे अप्रेंटिसशिप के रूप में। देन ही वॉज स्टेप्ड इन अ ड्रंकन ब्रॉल एंड डाइड रेस्टली एज ही हैड लिव्ड। और उसके बाद क्या होता है कि उनको किसी ने क्या कर देता है, स्टैब कर देता, चाकू से मार देता है और इस तरह से बहुत ही उनकी जो डेथ होती है बहुत ही क्रिटिकल डेथ हो जाती है और बहुत कम एज में इनकी डेथ होती है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि ये सिर्फ 5 साल दे पाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए, इंग्लिश ड्रामा के लिए, और बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो जाती। अगर शायद शेक्सपियर या अदर जो राइटर्स हैं उनकी तरह इनको भी लंबी उम्र मिलती तो आज जितना शेक्सपियर का नाम होता है उससे कहीं ज़्यादा इनका नाम होता है क्रिस्टोफर मार्लो का। लेकिन हाँ, मार्लो ने एक तरह से शेक्सपियर की कैरियर तो बना ही दी और जिसके बेस पे शेक्सपियर आगे चल के पॉपुलर हो जाते हैं। मार्लोस वर्क, थोड़ा सा मार्लो के जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको देख लेते हैं। इन एडिशन टू द पोएम हीरो एंड लीडर, मार्लो इज़ फेमस फॉर 4 dramas now known as the
Malovsky or one-man type of tragedy, which revolving about one central personality who is consumed by the lust of the power। तो ऐसा कहा जाता है कि मार्लो की एक पोएम आई थी हीरो एंड लिएंडर, तो उसके लिए तो ये फेमस रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये फेमस रहे हैं अपने 4 ड्रामास के लिए। और इनके ये वो जो 4 ड्रामास हैं मार्लोस के नाम से जाने जाते हैं, साथ ही वन मैन ट्रेजेडी के रूप में भी जाना जाता है। और इच रिवॉल्विंग अबाउट वन सेंट्रल पर्सनैलिटी, और उसमें से हर एक मतलब जितने इनके 4 ड्रामाज हैं उसमें से जो मेन कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं लस्ट ऑफ पावर की खोज में रहते हैं, मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन करना चाहते हैं। द फर्स्ट ऑफ दिस इज टेम्बुलेन, द स्टोरी ऑफ ट्यूमर द टाटार। ट्यूमर begins as the shepherd chief who first rebels and then triumphs over the Persian king। तो इनके 4 जो ड्रामास हैं जो जिनको मार्लोस के नाम से जाना जाता है, उसमें सबसे पहला नंबर आता है टेम्बुलेन का, और ये स्टोरी है टिमूर द टाटार का। इसमें टिमूर क्या है, एक शेफर्ड होता है, शेफर्ड का चीफ होता है, और वो सबसे पहले क्या करता है, रिबेल कर देता है, विद्रोह कर देता है, और उसके बाद वो पर्शियन किंग को जीत जाता है, मतलब पर्शियन किंग को हरा देता है। टेम्बुलेन इज़ एन एपिक रादर देन अ ड्रामा बट वन कैन अंडरस्टैंड इट्स इंस्टेंट सक्सेस। टेम्बुलेन ऐसा माना जाता है कि एपिक की क्वालिटी भी है टेम्बुलेन में, इसीलिए एपिक के फॉर्म में भी जाना जाता है। लेकिन जो इसकी सफलता मिली है, टेम्बुलेन की सफलता है, वो एक ड्रामा के फॉर्म में ही मिली है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मार्लो का जो पोएम में हीरो एंड लिएंडर है, देन टेम्बुलेन है, वन ऑफ द 4 ड्रामास। नेक्स्ट है इनका डॉक्टर फास्टस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क। द सेकेंड प्ले इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ मार्लोस वर्क्स। तो ये सेकेंड नंबर पे आता है डॉक्टर फास्टस, और जो मार्लोस के बेस्ट वर्क है उसमें से एक है ये। द स्टोरी इज़ दैट ऑफ अ स्कॉलर हु लॉन्ग्स फॉर इनफाइनाइट नॉलेज and who turns from theology, philosophy, medicine and law, the 4 sciences of the time, to study of magic। इसमें स्टोरी डॉक्टर फास्टस की होती है, उन्हीं के नाम पे ये प्ले का नाम भी है, डॉक्टर फास्टस के ही नाम पर। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर डॉक्टर फास्टस है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज, इनफाइनाइट नॉलेज पाना चाहता है, और उसके लिए वो क्या करता है, थियोलॉजी, फिलॉसफी, मेडिसिन, लॉ, इन सब की स्टडी करना छोड़ देता है और मैजिक की स्टडी करना शुरू कर देता है। In order to learn magic, he sells himself to the devil on condition that he shall have 24 years of absolute power and knowledge। और मैजिक जब सीखना वो स्टार्ट करता है तो उसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की चाहत है ना, इसी की वजह से वो अपने आप को किसको बेच देता है, एक डेविल को बेच देता है, राक्षस को बेच देता है। और उसके पीछे शर्त ये होता है, एक शर्त के साथ, कि वो 24 ईयर्स तक, मतलब डॉक्टर फास्टर जो है 24 ईयर्स तक उससे जितना पावर, जितना नॉलेज चाहे उतना मिलेगा। लेकिन उस 24 ईयर्स के बाद उसको अपनी जो सोल है, आत्मा है, वो डेविल के हवाले कर देना होगा। इसी शर्त पे डॉक्टर फास्टस को एब्सोल्यूट पावर और नॉलेज 24 ईयर्स के लिए। द प्ले इज़ द स्टोरी ऑफ दोज 24 ईयर्स, और इस प्ले में उन्हीं 24 ईयर्स की पूरी स्टोरी बताई गई है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्ले है मार्लो की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। मिल्टन सैटन सजेस्ट स्ट्रांगली दैट द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट हैड एक्सेस टू फास्टस एंड यूज्ड इट, एज ही आल्सो हैव यूज्ड टेम्बुलेन फॉर द मैग्निफिसेंट पैनोरामा डिस्प्लेड बाय सैटन इन पैराडाइज रीगेन। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मिल्टन्स का सैटन को लेकर जो सजेशन है, वो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पैराडाइज लॉस्ट के लिए जो सैटन का कैरेक्टर है, कहीं ना कहीं डॉक्टर फास्टस से इन्होंने बोरो किया है, ऐसा लगता है। और साथ ही इन्होंने टेम्बुलेन से भी कुछ बोरो करने की कोशिश की है, और क्या, मैग्निफिसेंट जो पैनोरामा है टेम्बुलेन का, वो इन्होंने बोरो किया है, किसके द्वारा, सैटन के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया है, कहाँ पे, पैराडाइज रीगेन में। तो इट्स मीन मिल्टन का वर्क पैराडाइज लॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर फास्टस जो मार्लो का वर्क है उससे प्रभावित है, और इनका पैराडाइज रीगेन जो वर्क है वो मार्लो के टेम्बुलेन से प्रभावित है।
मार्लो's थर्ड प्ले इज़ द ज्यू ऑफ माल्टा। तो मार्लो का जो थर्ड प्ले है वो ज्यू ऑफ माल्टा है। अ स्टडी ऑफ द लस्ट फॉर वेल्थ विच सेंटर्स अबाउट बाराबस और ट्राइबल ओल्ड मनी लेंडर स्ट्रॉन्गली सजेस्टिव ऑफ साइलॉक इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ज्यू ऑफ माल्टा जो है थर्ड नंबर पे आता है मार्लो का, और इसमें इन्होंने किसके बारे में बताया है? लस्ट फॉर वेल्थ, मतलब धन को लेकर कितना इंसान के अंदर लालच हो सकता है वो चीज़ इसमें बताने की कोशिश की है। और इसका सेंट्रल फिगर कौन है? बाराबस। बाराबस कौन है? बहुत ही खतरनाक ओल्ड मनी लेंडर है, और कहीं ना कहीं यहीं से शेक्सपियर ने साइलॉक जो कैरेक्टर है उसको से रिलेटेड जो आइडिया है बोरो किया है अपनी द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए। तो शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो साइलॉक कैरेक्टर है वो बाराबस के डिपेंड करता है, जो कि मार्लो के द ज्यू ऑफ माल्टा में प्रेजेंट है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्ले इज वेल कंस्ट्रक्टेड, शोविंग अ डिसाइडेड एडवांस, बट द लास्ट पार्ट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेलोड्रामेटिक हॉरर्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है इस प्ले का द ज्यू ऑफ माल्टा का बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन जो लास्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, उसमें मेलोड्रामेटिक हॉरर्स को प्रेजेंट किया गया है। बिकॉज जैसे साइलॉक ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या होता है कि इस पूरी मतलब स्टोरी कॉमेडी होती है, ये जब साइलॉक जो एंटोनी के साथ करने की कोशिश करता है तो दैट इज़ लाइक मेलोड्रामेटिक हॉरर। तो ऐसा ही कुछ द ज्यू ऑफ माल्टा में भी है। हिज फोर्थ और लास्ट प्ले इज़ एडवर्ड सेकेंड। तो मार्लो का जो लास्ट प्ले है, मीन्स इनके 4 प्लेज ही तो इन्होंने लिखे हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिसको मॉलेस्क या वन मैन ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है। तो उसमें से 4th नंबर या लास्ट नंबर पे आता है एडवर्ड सेकेंड, अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ किंग्स वीकनेस एंड मिजरी। एडवर्ड सेकेंड में मार्लो ने क्या प्रेजेंट किया है? एक जो किंग है उसकी कमजोरी और उसकी मिजरी, उसके दुख दर्द को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। In point of style and dramatic construction, it is by far the best of Marlowe's plays and is a worthy predecessor of Shakespeare's historical drama। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो मार्लोस के प्लेस हैं उसमें सबसे बेस्ट है, कहीं बहुत दूर तक बेस्ट है ऐसा कहा जाता है, एंड इज़ अ वर्दी प्रेडिसेसर ऑफ शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल ड्रामा। और इसीलिए जो एडवर्ड सेकेंड है, शेक्सपियर ने बहुत सारे हिस्टोरिकल ड्रामा लिखा है, तो एडवर्ड सेकेंड क्या है? शेक्सपियर के हिस्टोरिकल जो ड्रामास है उसका प्रीडेसेसर है। कौन? मार्लो का प्लेस एडवर्ड सेकेंड। तो एडवर्ड सेकेंड के ही नक्शे कदम पर शेक्सपियर अपने हिस्टोरिकल ड्रामा को प्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मार्लोस और एलिजाबेथन एज के बारे में। और भी वीडियो लेकर आएंगे शेक्सपियर से रिलेटेड और अदर जो ऑथर्स हैं उनसे रिलेटेड, लेकिन इस वीडियो में हमने थोड़ा सा डेवलपमेंट देखा है ड्रामा का, और साथ ही मार्लोस के जो कैरियर है एज ए प्ले राइट्स उसके बारे में भी डिटेल में स्टडी किया, और उनके वर्क के बारे में भी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए आप लोग, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।